Rahim. Today we are going to discuss about the objectives and assessment कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं और किस तरीके से असेसमेंट की जाती है और एजुकेशनल फील्ड में जो है ना क्या ऑब्जेक्टिव्स है क्या हमारी जो है ना टारगेट एम्स एंड टारगेट्स होती हैं जिसकी वजह से हम असेसमेंट करते हैं और किस तरीके से हम उसको हासिल करते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट. Purpose of educational objectives is to set clear goals for what students should learn and achieve. Remember one thing, there are two kinds of objectives that are kept in mind while teaching something or while acquiring anything as a student. ठीक है. सबसे पहला होता है मैनिफेस्ट ऑब्जेक्टिव्स. मैनिफेस्ट ऑब्जेक्टिव्स या मैनिफेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स दैट आर केप्ट इन माइंड इन ऑर्डर टू अचीव. ठीक है, जो मतलब जिसके बारे में पहले से सोचा जाता है और जिसके बारे में पहले से एक प्लानिंग की जाती है, ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन किए जाते हैं कि हम इस पढ़ाई के बारे में या इस काम के अमल में हम ये चीजें सीखेंगे. ये मैनिफेस्ट है. लेटेंट क्या है? लेटेंट उसके पैरेलल चलता है लेकिन ये अनकॉन्शियसली इंसान डेवलप करता है. तो ज्यादातर क्या होता है कि हमारा जो एजुकेशनल फील्ड है, इस एजुकेशनल फील्ड में जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स या असेसमेंट उस वक्त बनाते हैं ताकि हम ये जान सके कि भाई हमने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है और स्टूडेंट्स इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से क्या हासिल करेंगे. सो ऑब्जेक्टिव्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल in teaching and learning mechanism. These objectives guide the design of assessment. अभी ये जो objectives होते हैं ये आपको शुरू से एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं. जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मिक्स्ड मेथड का रिसर्च होता है. तो इसी के साथ साथ जब हम ऑब्जेक्टिव्स भी डिजाइन करते हैं तो वो हमें शुरू से बता देते हैं कि आपने कौन सी टाइप ऑफ असेसमेंट करनी है, किस तरीके से आपने करिकुलम को डिजाइन करना है, किस तरीके से आपने क्लास से फीडबैक हासिल करना है, किस तरीके से आपने टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म को अलाइन करना है, बैलेंस करना है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चले और उनके जरिए से हम क्या कर सके, अपने जो लर्निंग के आउटकम्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर सके. ठीक है, तो दीज ऑब्जेक्टिव्स गाइड द डिजाइन ऑफ असेसमेंट इंश्योरिंग दैट दे आर अलाइंड विद व्हाट इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड. मतलब जो हमने कल मेजरमेंट की बात की, फिर हमें उसके बाद जो है ना असेसमेंट की बात की या इवैल्यूएशन की जो बात की, जो तीन चीजों पर हमने बात की, वो उसी वक्त हासिल होते हैं जब आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं. इस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए आप किसी चीज को प्रोडक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं. मिसाल के तौर पर आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने चैप्टर स्टार्ट करना है और चैप्टर स्टार्ट करने के बाद आपका मकसद होता है कि मैं स्टूडेंट्स को फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सिखा सकूं. तो आप वहां पर उसको मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको सिखाते हो और फिर उसके बाद आखिर में आप उसकी असेसमेंट करते हो. तो आपको पता चलता है कि आया जो ऑब्जेक्टिव्स आपने शुरू में डिजाइन किए थे क्या आपने उसको हासिल किए या नहीं किए. अगर वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो जाते हैं तो आपका इंटायर टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म जो होता है वो काफी प्रोडक्टिव हो जाता है और काफी यूजफुल हो जाता है और आप उसको फिर मजीद आगे बढ़ाते हो. इफ in any condition if you fail to achieve those objectives then you do not consider yourself successful and you just try to reschedule or retry your teaching learning mechanism. इसी के साथ साथ इसका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स का, कि आप लर्निंग आउटकम्स को चेक कर सके. अभी लर्निंग आउटकम्स क्या है? These are the specific measurable achievements that a student is expected to demonstrate by the end of the unit or class. मतलब ये होता है कि जब आप, जैसे मैंने आपके साथ एक बाकायदा एक लेसन प्लान शेयर किया था आपके ग्रुप में, अगर आपने देखा हो तो उस लेसन प्लान में क्या होता है कि आप उसको फॉर इंस्टेंस मैंने आप लोगों को इंग्लिश क्लास में मैंने आप लोगों को एक लेटर भी दिया था कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल हन्नौड़ा लेकर जाना है. तो आपने डायरेक्टर से या आपने सेक्रेटरी से अप्रूवल लेना है. तो आप उसको फिर अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताते हो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को स्टडी टूर पे या फील्ड ट्रिप पे लेकर जाना है हन्नौड़ा. वहां पर सबसे पहले ये करेंगे कि वो मुख्तलिफ टोपोग्राफी को देखेंगे कोयटा सिटी के, वो एग्रीकल्चरल पैटर्न से वाकिफ होंगे, वो मुख्तलिफ स्टोन्स, मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं, मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको देखेंगे, उनसे एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, मुख्तलिफ क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, पानी के बारे में समझेंगे, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इंप्रूव होगा.
या इसके साथ साथ उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है वो इम्प्रूव होगा। तो ये सारे जब आप उस लेटर में सजेस्ट करते हो कि यार द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फील्ड ट्रिप इज टू make student aware of different climatic conditions, to make them aware of their natural resources, to make them aware of the agricultural product, to make them aware of different agricultural techniques and the use of water and drip irrigation system। तो आप ये क्या करते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। तो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसको फिर बाद में आप मेजर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वेदर, फिर आप फील्ड ट्रिप से जब वापस आते हो फिर आप स्टूडेंट से डिफरेंट क्वेश्चनिंग करते हो, आप उनको कुछ लिखने का कहते हो, आप उनसे कुछ मुख्तलिफ किस्म के फीडबैक हासिल करते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया या नहीं किया। जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे उतना ही आपका असेसमेंट और उतना ही आपके आउटकम्स को समझना आसान होगा। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स मेक इट इजियर टू डिजाइन असेसमेंट दैट मेजर वेदर दोज आउटकम्स हैव बीन अचीव्ड। यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर, स्पेसिफिक और कंसाइज होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने क्लियर आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स आपने स्टूडेंट्स को भी बताने होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पर आप अपनी एक्टिविटीज को शेड्यूल करते हैं, और उतने ही आसानी से जब आपके ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड होते हैं उतना ही आसानी से फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने लर्निंग आउटकम्स को भी देख सकते हो कि आया आपने जो ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन किए थे क्या उनको अचीव किया गया या नहीं किया गया। इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट के जरिए से आप क्या करते हो, आप एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी। अभी ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी कहते हैं क्लासिफिकेशन को। ब्लूम ने क्या किया है कि इसको क्लासिफाई किया है, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, एजुकेशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हासिल करने के लिए उसको 6 स्टेजेस में ऑलमोस्ट डिवाइड किया है। और वो कहता है कि इन 6 स्टेजेस को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्टिव्स की इफिकेसी को, उसकी क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं वेदर समथिंग हैज बिकम प्रोडक्टिव और समथिंग हैज being destructive, something that has brought good results or something that has brought negative results। तो इसलिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है उसने क्लासिफाई किया है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कि किस बेसिस पर हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन classified according to Bloom's taxonomy, which divides learning into 6 cognitive domains। यानी इंसान के जो मेंटल अप्रोच है, कॉग्निटिव अप्रोच है या इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, वो 6 स्टेजेस पे डिवाइड है। सबसे पहला वो ये कहता है कि नॉलेज। आप क्या करते हो, हर इंसान के पास किसी न किसी फील्ड की ऑलरेडी कोई ना कोई नॉलेज मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं एथनोग्राफी या एथनो मेथोडोलॉजी। एथनो मेथोडोलॉजी ये होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूं कि यार एक हॉस्पिटल में क्या होता है। कभी आपने हॉस्पिटल को पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन आपको बता देता है कि एक हॉस्पिटल में नीट एंड क्लीन कंडीशन होता है, वहां पर डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होती हैं, अच्छा वहां पर पेशेंट्स होते हैं, वहां पर मुख्तलिफ फार्मासिस्ट होते हैं, वहां पर साइकेट्रिस्ट मौजूद होते हैं, वहां पर मुख्तलिफ पेशेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ वार्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ बेड्स होते हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या है, ये प्रायर नॉलेज है। प्रायर नॉलेज, जब भी आप किसी चीज की प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं उसे हम कहते हैं एथनो मेथोडोलॉजी। आप अक्सर जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में आप अपने स्टूडेंट्स से अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उस क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं, तो आप उसकी नॉलेज को चेक करते हो, दैट इज नोन एज प्रायर नॉलेज। तो ये सबसे पहला इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ नॉलेज ऑलरेडी कुछ चीजों के बारे में मौजूद होता है। फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करते हो। कॉम्प्रीहेंड का मतलब ये होता है कि आप अंदाजा लगाते हो कि वेदर स्टूडेंट्स दे नो समथिंग अबाउट योर टॉपिक और नॉट। ठीक है, आप उससे एक असेसमेंट करते हो, आप उससे एक जजमेंटल अप्रोच डेवलप करते हो। फिर उसके बाद आप जब उस मुख्तलिफ उसकी कॉम्प्रीहेंशन से आपको पता चलता है कि यार आप के स्टूडेंट्स इसके बारे में नो हाउ रखते हैं या नहीं रखते। अगर रखते हैं तो आप उसको मजीद इन डिटेल पढ़ाते हो, अगर कुछ नहीं रखते तो आप उनको बेसिक्स पढ़ाते हो। तो इस वक्त आपका क्या आ जाता है,
आप एप्लीकेशन करते हो, फिर आप उसको कहते हो फॉर एग्जाम्पल यार कि मिसाल के तौर पर आप बच्चों को भेजते हो हन्ना उड़क, ठीक है, हन्ना उड़क में आप उनसे पूछते हो कि यार आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सा फ्रूट है आपके, वो आपको कहते हैं सर ये एप्पल का फ्रूट है, ठीक है। फिर आप कहते हो कि यार ये किस तरीके से लगता है, तो वो आपको बताते हैं सर ये इस तरीके से लगता है। फिर वो आप उससे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते हो कि ये मोनोकोटिलेडन है, डाइकोटिलेडन है, क्या ये फ्रूट है, क्या ये सीड है, या क्या है। फिर आप वो स्टूडेंट जो है ना आपके क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज पर, और उसकी नॉलेज को आप अपने टॉपिक पर अप्लाई करते हो कि वेदर स्टूडेंट्स दे नो समथिंग अबाउट और नॉट। फिर उस चीजों को आप एनालाइज करते हो कि वेदर स्टूडेंट का मेंटल अप्रोच कहाँ स्टैंड करता है, स्टूडेंट का कैलिबर कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन के बाद आप एक जजमेंटल अप्रोच पर डेवलप कर लेते हो कि वेदर योर स्टूडेंट्स दे नो समथिंग और नॉट। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अपना एक सिंथेसिस बनाते हो, आप उसके माइंड, उनके स्टूडेंट, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हो, उनको मुख्तलिफ चीजें सिखाते हो, उनको न्यू चीजें जो उनके नॉलेज में नहीं होती, जो उनके एक्सेस में नहीं होती, उनको आप नई चीजें सिंथेसिस की सूरत में बताते हो, आप उसमें नया नॉलेज ट्रांसफर करते हो, और फिर नए नॉलेज हासिल करने के बाद आखिर में आप उनका इवेल्युएशन करते हो कि आया उन्होंने अभी इन चीजों को बेहतर तरीके से, रिफाइंड तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से सीख लिया या नहीं सीखा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ब्लूम की टेक्सोनोमी को आप किसी भी मिनीमोनिक्स के जरिए से, आप किसी भी फॉर एग्जांपल KCAASNE इसके जरिए से आप कोई मिनीमोनिक वो कर लें, ठीक है, और आप इससे डिजाइन कर ले ताकि आपको ये पता चल जाए कि ब्लूम की टेक्सोनोमी जिसमें 6 स्टेजेस हैं, उन 6 स्टेजेस में सबसे पहला आपके पास नॉलेज है, दूसरा आपके पास कॉम्प्रिहेंशन है, तीसरा आपके पास एप्लीकेशन है, ठीक है, फिर आपके पास एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवेल्युएशन है। द असेसमेंट टूल्स मस्ट अलाइन विद दीज डोमेन्स टू एवेल्युएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इफेक्टिवली। जब आप इन 6 स्टेजेस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपके जो स्टूडेंट का जो असेसमेंट होता है, स्टूडेंट्स का जो लर्निंग का जो असेसमेंट होता है, उसकी एवेल्युएशन का जो असेसमेंट होता है, वो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि आपके स्टूडेंट्स ने अच्छी तरीके से सीखा, नहीं सीखा, उनकी इवेल्युएशन प्रोडक्टिव रही, कंस्ट्रक्टिव रही या नहीं रही, ठीक है। तो आई होप द ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट एवरीबॉडी गॉट इट। अगर आपके यहाँ पर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? Okay, right now we shall move towards smart objectives and assessment. स्मार्ट क्या है? जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिजाइन करने के लिए आपके पास 5 चीजों का, आपके ऑब्जेक्टिव्स में 5 चीजों का होना जरूरी है। याद रखें, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। आपके पास ये सवाल भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। आपके पास ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द स्लाइड फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। आपके पास ये भी आ सकता है कि व्हाट आर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स इन असेसमेंट। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यही सवाल, यही जो चीजें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो तमाम आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है? स्मार्ट बेसिकली एक एक्रोनियम है। यहाँ पर ये 2 वर्ड्स आप याद कर लें, ठीक है। एक हमारे पास 2 किस्म के हमारे पास है, ठीक है। एक हमारे पास है एक्रोनियम। एक्रोनियम क्या होता है? जब भी हम शॉर्ट वर्ड्स लिखते हैं लेकिन अगर हम उसको एज अ वर्ड पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ वापडा, ठीक है। ये वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन हम लोगों ने उसको शॉर्ट में लिख लिया। और ऐसे शॉर्ट फॉर्म को जब आप एक वर्ड के तौर पे एक साथ पढ़ सकते हो जैसे वापडा, तो ये क्या होगा? इसे कहते हैं एक्रोनियम। और जब भी आप किसी शॉर्ट वर्ड को लिखते हैं लेकिन आप उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो MNA, ठीक है, MNA, ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे एब्रिविएशन। तो एब्रिविएशन और एक्रोनियम का फर्क आपको पता होना चाहिए। तो स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक एब्रिविएशन एक्रोनियम है जिसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए,
आपके ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स रेलेवेंट होने चाहिए और आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइम बाउंड होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये एक क्राइटेरिया है कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करने का। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपने उसमें स्मार्ट जो आइडियोलॉजी है या स्मार्ट जो मेथड है वो अपने उसके सामने रखना है, जिसकी बुनियाद पर आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव की असेसमेंट कर सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव डिजाइन भी कर सकते हो और उसकी अच्छी तरीके से असेसमेंट भी कर सकते हो। सबसे पहला है हमारे पास स्पेसिफिक, कि कोई भी ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिक से मुराद क्या है। Specific objectives should be clearly defined so students and educators understand, ठीक है, exactly what is expected। यानी आप क्या करते हो, आपके पास जो स्पेसिफिक होता है, मतलब आप स्टूडेंट को बताते हो कि भाई हमारे इस लेसन को पढ़ने के मकासद क्या है, हम क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं, हमारे इससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, हमारी क्या मेंटल या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने स्टूडेंट्स के साथ वो ऑब्जेक्टिव शेयर करने हैं और उनको बताना है कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये चीजें आए, और इसलिए आप लेक्चर को गौर से सुने ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं आपसे इवेल्युएशन करूंगा, जब मैं आपकी असेसमेंट करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव हासिल हो। तो स्पेसिफिक होने चाहिए। सेकेंडली, मेजरेबल होने चाहिए, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हो जिसका स्टार्ट और एंड पता हो लोगों को। यानी भाई आप उसको मेजर कर सके हो कि भाई आप उसको 20% हासिल कर सके हो, 30% हासिल कर सके हो, 50% हासिल कर सके हो या 100% हासिल कर सके हो। तो आपका जो लर्निंग आउटकम्स है वो मेजरेबल होने चाहिए, और वो किस तरह आप उसको मेजर करोगे, वो आप अपने असेसमेंट से करोगे। कि आपको असेसमेंट से पता चलेगा कि यार असेसमेंट मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है, आपके स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 का क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज का, तो आप कहते हो कि भाई आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हासिल हुए और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो काफी प्रोडक्टिव रहे। इसी के साथ साथ अगर आपकी लो स्कोरिंग होते हैं तो आप कहते हो कि यार मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरीके से हासिल नहीं हुए। Thirdly, your objectives should be achievable, यानी ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। ऐसे नहीं कि आप उनको ऐसे ऑब्जेक्टिव डिजाइन करके दो जो कि हासिल ना कर सकने वाले हो, यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने चाहिए जिसको हासिल करने के लिए आपके पास बुक्स मौजूद हो, जिसको हासिल करने के लिए आपके पास रेफरेंसेस मौजूद हो, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हो। ऐसे नहीं, फॉर एग्जांपल आप जो है ना, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को मिसाल के तौर पर आप उसको कुछ पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उस पढ़ाने के लिए आपके पास स्टफ मौजूद नहीं है। अच्छा, आप उनको प्रैक्टिकल कोई कराना चाहते हैं और आपके लैब में उस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो जरूरियात की जो चीजें हैं वो अवेलेबल ना हो, तो ऐसी सूरत में आपके वो ऑब्जेक्टिव्स कभी भी हासिल नहीं हो सकते। तो याद रखें कि उसकी अचीवमेंट के लिए ये चीजें ऐसी ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए जो कि रियलिस्टिक भी हों और जो कि अटेनेबल हो, मतलब उसको हासिल किया जा सके। ऐसे नहीं कि सिर्फ जो है ना आप ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर लो, किताबों की हद तक तो आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए, लेकिन उसको हासिल करने के लिए जो रिसोर्सेज दरकार है वो उसमें अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो इसलिए कि दीज ऑल थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट, कि आपके पास क्या हो, रेलेवेंट हो। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए कि आपका जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है आपके नॉलेज का, आपके स्टूडेंट के नीड का, वही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको स्पेसिफिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है यही चीजें आपके एग्जाम्स में आएंगी। अगर मैं आपको ऐसी चीजें पढ़ाना शुरू करूं जो कि बहुत ज्यादा जनरल हो और उसका आपका एग्जाम के साथ कोई ताल्लुक ना हो, तो वो क्या होगा, मैं आपको पढ़ा तो लूंगा लेकिन आपके पास वो रेलेवेंसी नहीं रहेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इधर उधर की बातें अपने पेपर में करो तो आपका एग्जामिनर कभी भी आपको पास नहीं करेगा, वो इस वजह से क्योंकि आप रेलेवेंट चीजें नहीं लिख रहे हो। तो रेलेवेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल maintaining any objective. And then time bound objective should have a specific time frame within which they should be achieved, यानी आप जो भी ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हो उसको टाइम बाउंड करें, उसको टाइम बार करें। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने उसको 1 महीने में हासिल करना है, आपने उसको 6 महीने में हासिल करना है, आपने उसको 1 साल में हासिल करना है। जितने भी टाइम बाउंड जितना भी आपने उसको रखना है, तो आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कितने वक्त में मैंने इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। सो आई होप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यस, मुझे यस का मैसेज करें, इफ नॉट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें क्विकली प्लीज एवरीवन।
शमीम, नाजिया, खुशी, खालदा खान, एवरीवन। फिर क्वेश्चन लिख रहे होते हैं आप, क्लास ऑफ करते हैं, कर लेते हैं कौन से एंड में, बिल्कुल लेक्चर के एंड में। जो क्वेश्चन आपका आंसर नहीं होता आप प्लीज मुझे जो है ना, मिसाल के तौर पर, अगर मैं तो वैसे आपको वक्त देता हूँ, लेकिन अगर वो होता है तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आई विल बी रिप्लाइंग यू टाइमली, ठीक है। डोमेन्स की डिटेल देखें, डोमेन्स की डिटेल ये ब्लूम टेक्सोनॉमी या इसकी जो थ्योरीज है वो एंड में बाकायदा एंड में याद रखें, जैसे हमारे ये 9 चैप्टर कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो एंड में मेरे 2-3 लेक्चर जो होंगे वो बहुत स्पेसिफिक होंगे। वो आपकी जो एजुकेशन में जितने भी यूज होने, नाजिया मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, आपकी एजुकेशन में जितने भी यूज होने वाले थ्योरीज हैं, ठीक है, वो तमाम थ्योरीज पढ़ाऊंगा। सेकेंडली एजुकेशनल पॉलिसीज पढ़ाऊंगा, तो इसलिए उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे और मजीद सारी डिटेल मैं आपको उसमें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। याद रखिए कि आपने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप बनाओगे वो आपके असेसमेंट से अलाइन होने जरूरी हैं, ठीक है। मतलब इफेक्टिव असेसमेंट क्या होती है, क्या आप स्टूडेंट्स की जो है ना प्रोग्रेस को जज करना चाहते हैं। इफेक्टिव असेसमेंट शुड मेजर द स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आपकी जो असेसमेंट होती है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करते हैं कि आपने आया उनको हासिल किया या नहीं किया। अगर उसमें मिस अलाइनमेंट होती है आपके ऑब्जेक्टिव्स में और आपकी असेसमेंट में, तो आपके पास जो है ना वो स्टूडेंट की एबिलिटीज या आप जो स्टूडेंट की लर्निंग है या जो आउटकम है वो मतलब उससे ये हमें पता चल जाता है कि आपकी जो लर्निंग आउटकम है वो काफी प्रोडक्टिव नहीं रही है। तो स्टूडेंट जो भी असेसमेंट करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, उन सबका आपस में मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जितने अलाइन होंगे उतना ज्यादा हमारे पास प्रोडक्टिव चीजें हमारे पास देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ टीचर जो है ना असेसमेंट मेथड्स को इंश्योर करेगा कि वो जो मैनिफेस्ट फंक्शंस है उनको हासिल किए गए हैं या नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर आप उनको प्रेफर, आप उनको एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, आप उनसे जो है ना आप उनके साथ सिंपैथी का इजहार कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसी असेसमेंट मेथड्स को इस्तेमाल करना है जिसमें स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हों और डायरेक्टली आपको पता चले कि स्टूडेंट्स ने कॉग्निटिव तौर पर या साइकोलॉजिकल तौर पर या न्यूरोलॉजिकल तौर पर या किसी भी तौर पर आपके स्किल्स को अडॉप्ट कर लिया है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिया है या नहीं किया है। इसी के साथ साथ लर्निंग के जो असेसमेंट है उसको भी अलाइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि असेसमेंट जो है ना सिर्फ फाइनल जजमेंट के लिए होनी चाहिए, लेकिन इसका जो है ना अल्टीमेट टारगेट ये होना चाहिए कि स्टूडेंट लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग कर सके। मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसने एक सवाल याद कर लिया, उसका रट्टा लगा दिया और बस उसका जो है ना जो ऑब्जेक्टिव था, वो जो उसका मकसद था वो हासिल हो गया और खत्म नहीं। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करना है वो ऐसे डिजाइन करना है कि वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखे स्टूडेंट की लर्निंग पे। द असेसमेंट फॉर लर्निंग अप्रोच इंटीग्रेट्स असेसमेंट इन द डेली लर्निंग प्रोसेस, यानी आप उसके डेली लाइफ में, उसके डेली रूटीन में उसको इनकॉर्पोरेट करते हो, ताकि वो जो जो भी असेसमेंट की जो टेक्निक्स होती हैं, चाहे वो क्विज हो, असाइनमेंट हो, इंटरव्यूज हो, तो स्टूडेंट टीचर उनको असेस कर सके, फिर उस पर फीडबैक दे सके, ताकि स्टूडेंट्स मजीद अपने लर्निंग के मैकेनिज्म को हासिल कर सके। तो याद रखें, असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होना बहुत जरूरी है और ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जो कि सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड ना हो, बट इट शुड आल्सो गो ऑन आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम एज वेल, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा जो लास्ट स्लाइड आज का हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट और टेस्ट एंड टेक्निक्स, कि हमने किस तरीके से स्टूडेंट को एसेस करना है, स्टूडेंट की लर्निंग को किस तरीके से एसेस किया जाता है, मुख्तलिफ तरीकों से एसेस किया जाता है। असेसमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप एग्जाम्स लेते हैं, आप उनको जज करते हैं, आप उनको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि इट एम्स एट मॉनिटरिंग स्टूडेंट progress during the learning process by timely feedback that helps both students and teacher adjust learning strategies। आप क्या करते हो, ये एक ऐसा मॉनिटरिंग का तरीका है, ये एक ऐसा इवेल्युएशन का तरीका है जो आप अपने लेक्चर के दौरान अपने स्टूडेंट्स पर अप्लाई करते हो, जिससे आपको पता चलता है कि आपके स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि टीचर यूजुअली
he possesses different strategies. If he questions the students and he comes to know whether the students are learning it or not. If they are getting it, he continues the same strategy. And if the students are not learning, if they are not giving the proper answers of the question or assignment or quiz or group discussion or the classroom observation, then he changes his strategies according. तो मतलब उस लेक्चर के दौरान मुख्तलिफ चीजें हो रही होती हैं या लेक्चर्स के एंड में मुख्तलिफ चीजें हो रही होती हैं, जिससे टीचर इस चीज का अंदाजा लगाता है कि क्या मेरे स्टूडेंट जो है ना वो अब चीजों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर वो समझ रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा होता है, और अगर नेगेटिव फीडबैक मिल रहा होता है तो टीचर ट्राइज टू यूज अल्टरनेट मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, फिर हमारे पास है समेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है कि यूजुअली जब आप सम करते हो, सम का मतलब होता है कंक्लूड करते हो, ये असेसमेंट उस वक्त होता है जब आप किसी लर्निंग यूनिट को कंप्लीट करते हो, किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हो, ठीक है, कोई कोर्स कंप्लीट करते हो, और फिर उसके बाद आप जब उसको असेस करने की कोशिश करते हो, जैसे फाइनल एग्जाम्स लेते हो, टर्मिनल एग्जाम्स लेते हो, आप मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लेते हो, ठीक है, तो ये क्या है आपका समेटिव असेसमेंट है। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट किसी भी टॉपिक या किसी भी लेक्चर के दौरान चल रहा होता है, और समेटिव असेसमेंट जो है ना किसी भी चैप्टर के एंड में आपके सामने आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कि आपके स्टूडेंट्स कितना चीजों को समझ सके हैं, कितना इन चीजों को नहीं समझे। फिर हमारे पास है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। This is used at the beginning of a course or unit to identify students' prior knowledge, skills, and learning gaps. It helps teacher plan instructions effectively. देखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो कि स्टूडेंट का प्रायर नॉलेज हासिल करने के लिए आप हासिल करते हो। मिसाल के तौर पर, while I was appointed in पाकतुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो मुझे कहा कि आप डेमो के लिए आए। ठीक है, तो मैं जब डेमो के लिए गया तो मुझे कहा कि भाई आप इंग्लिश का कोई भी टॉपिक तैयार करें। तो मैं गर्ल्स कैंपस में गया, वहां पर बहुत सारी फीमेल टीचर्स बैठी हुई थी, और जब जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मैंने उनसे, इट वाज ऑलमोस्ट फरवरी, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा हाउ आर यू ऑल, सबने कहा वी ऑल आर फाइन। फिर मैंने कहा हाउ इज द वेदर, सबने कहा द वेदर इज वेरी कोल्ड। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन करना शुरू किया। मैंने कहा एज आई एंटर्ड इनटू द क्लास, ठीक है, I asked you different question. The question was, how are you all? You all said we all are fine. मैंने fine का word लिखा। फिर मैंने कहा how is the weather? मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि we all are fine। तो मैंने लिखा कि भाई fine का या cold का मैंने word लिखा। मैंने कहा कि do you people know what actually these words are, fine or cold? ठीक है, तो उन्होंने कहा yes these all are adjectives। तो मतलब मैंने उनका क्या किया, प्रायर नॉलेज चेक किया। मैंने कहा एक्सीलेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एडजेक्टिव्स, दैट व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उनका डायग्नोस्टिक किया, उनका मैंने वो क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक, उर्दू में क्या कहते हैं, तशखीस की कि आया उनको ये चीजें आती है या नहीं आती। तो प्रायर नॉलेज को जब भी चेक करने के लिए मुख्तलिफ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि यार स्टूडेंट्स किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, क्या उनको कुछ आता है या नहीं आता, क्या उनके पास कोई प्रायर नॉलेज मौजूद है या नहीं मौजूद। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आपके स्टूडेंट्स को चीजों का पता है, तो आप फिर उसके मुताबिक अपने लेक्चर को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड देन नॉर्म रिफरेंस्ड assessment. These tests compare a student's performance against other in peer group. The goal is to rank students on a curve, not necessary to measure their absolute level of achievement. ये achievement के level तक नहीं होता। ये आप क्या करते हो, ये स्टूडेंट का जो कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसको हम एथनोग्राफी कहते हैं, जब दो क्लासेस, दो स्कूल्स, दो कम्युनिटीज, दो सोसाइटीज, जब उनको आप कंपैरेटिवली उनका आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, या आप एक ग्रुप में लोगों को देखते हैं कि यार ग्रुप में किस लड़के ने ज्यादा सीखा, किस लड़के ने कम सीखा, तो उसकी असेसमेंट जब आप करते हैं तो आप उसमें क्या करते हो, आप उसे नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट कहते हो। मतलब आप देखते हो कि यार एक शख्स ने कितने मार्क्स हासिल किए, दूसरे शख्स ने कितने मार्क्स हासिल कर लिए, तो आप दो लोगों, मिसाल के तौर पे दो भाई हैं, एक ने 100 में से 80 नंबर लिए, एक ने 100 में से 90 नंबर लिए, तो इनका आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, इनका असेसमेंट करते हो कि यार
जो भाई जिसने 90 नंबर लिए हैं उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है, जिसने 80 नंबर लिए उसके उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम रही है। तो ये क्या है, नॉन रेफरेंस असेसमेंट है। मतलब इसमें ये नहीं है कि आप ओवरऑल जो है ना स्टूडेंट्स के जो है ना स्टूडेंट्स की रैंकिंग देते हो, आप उनकी ओवरऑल अचीवमेंट को नहीं देखते, लेकिन आप उनको आपस में कंपैरेटिव जो है ना उसमें वो करते हो, ठीक है। और लास्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, these tests measure the students performance against predefined criteria or standards rather than comparing it to the students performance। आप स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर नहीं करते हो, लेकिन आप उसको जो क्राइटेरिया देते हो उस क्राइटेरिया को हासिल करते हो। मिसाल के तौर पर, क्या 100 में से 40 नंबर इस शख्स ने हासिल किए या नहीं, कि 100 में से 40 वाला पास है, तो आप एक क्राइटेरिया पहले से डिजाइन कर लेते हो, वो जो भी 40 नंबर ले लेता है तो वो सारे पास हो जाते हैं। तो ज्यादातर इसमें ये है कि आप याद रखें, ये तीन जो असेसमेंट के जो टेस्ट है, ये फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, ये आप सबको आने चाहिए। बेशक ये दो अगर आप डिस्कस नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड टेक्निक्स। अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Further, we shall be discussing it.